गुड मॉर्निंग एवरीवन। संडे वेरी स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। और इसी के साथ में आज की क्लास में आपको मैं कुछ ऐसा टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूँ, ये लाइफ लॉन्ग आपके लिए हेल्प करेगा। आप आगे पढ़ाई करो या ना करो, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं, देखिए ट्रांसलेशन शुरू करने वाले हैं। अब ये ट्रांसलेशन नाम सुनकर ही लोगों के दिमाग में आएगा, फिर वही ट्रांसलेशन। भाई मैं आपको बताऊं, ट्रांसलेशन इतना जरूरी है कि हम लोग बचपन से मरने तक हर चीज को ट्रांसलेट ही करते हैं, हर चीज को ट्रांसलेट करते हैं। कभी शुद्ध हिंदी से लोकल हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, यहां भी ट्रांसलेशन होता है। क्लियर है? जैसे मैं कुछ बोलूं तो आप उसको समझने का प्रयास अपनी लैंग्वेज में करते हैं। क्लियर है ना? तो सेम जैसे अभी इंडिया की 1835 में, ध्यान देना ये फैक्ट मैं बता रहा हूं, 1835 में इंडिया में इंग्लिश को बनाया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश को क्या बनाया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे वो सारे के सारे ऑफिशियल वर्क किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे। बाय डिफॉल्ट जो हम लोग के माइंड में जो लैंग्वेज फीड है ना, वो इंग्लिश फीड है। कोई कहता है साइन करो, कभी किसी को देखो हिंदी में साइन कर रहा हो, इंग्लिश में। अपना नाम लिखो, पहली प्रायोरिटी इंग्लिश में। इवन अगर फोन की सेटिंग हम हिंदी में कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैसेजेस इंग्लिश में ही आते हैं। इंग्लिश में आते हैं कि नहीं? यहां तक कि कोई भी जो इंटरनेशनल या थोड़ा जो ठीक ठाक मैसेज होता है, जैसे ईमेल आईडी पर कोई ढंग का, अगर जैसे सिंपल से ऐसे समझो, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है ज्वाइन विद रवि, क्लियर है? अभी 2 दिन पहले ये जो है $10 कंप्लीट होने पर एक पिन आता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है। आया था, सारा मैटर किस में लिखा गया था? इंग्लिश में लिखा गया था। आप इंग्लिश में पढ़ो और उसका मतलब समझो, और उसके अनुसार जो भी वो कह रहा है उसके अनुसार आप ट्रीट करो। सपोज करो अगर इंग्लिश आपका जरा सा कमजोर है, अगर आपने अर्थ का अनर्थ समझ लिया, आया है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि चैनल को वेरीफाई करने के लिए, और आपने समझ लिया अबे यार ये तो नंबर मांग रहा है, चैनल ही डिलीट कर दिए, कुछ देर ऐसे समझो, गलत मतलब निकाल कर सारी मेहनत क्या होगी? पानी में फिर गई। या सिंपल सा बैंक में एक बढ़िया एग्जांपल आता है, आदमी कहता है विड्रॉ करवाओगे कि नहीं? आप लोग ये सुने होंगे, WITHDRAW, विड्रॉ आप लोग सुने होंगे। विड्रॉ होता है, तो विड्रॉ मतलब क्या? विड्रॉल फॉर्म होता है, उसे बोला ही जाता है विड्रॉल फॉर्म। कैशियर के पास जाते हो, सीधा कहते हैं भैया विड्रॉल फॉर्म फिलअप करो, तो विड्रॉल फॉर्म व्हाट? विड्रॉल फॉर्म। विड्रॉल फॉर्म मींस निकासी फॉर्म, है ना? विड्रॉ का मतलब कैश, विड्रॉ का मतलब पैसे को निकालना। तो इस प्रकार से यानी कि हमारा ट्रांसलेशन हमारी जिंदगी में घूमता रहता है। क्लियर है? और ट्रांसलेशन होता है जो हम लोग को यानी कि इंडियंस को फोकस करना है दो, एक तो हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, और दूसरा होता है भाई इंग्लिश टू हिंदी। अब ध्यान से समझो ये जरूरी क्यों है, इसका आज एकदम प्रैक्टिकल प्रूफ मैं दिखाता हूं। आप ये बताओ, आपके एग्जाम में 15 नंबर का अनसीन पैसेज आता है, 10 से 15 नंबर का अनसीन पैसेज आता है। जैसे हिंदी में आता है अपठित गद्यांश, वैसे इंग्लिश में आता है अनसीन पैसेज कंप्रीहेंशन सेक्शन का। अब जब अनसीन, जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो फिर पढ़कर उसका उत्तर लिखते हो, सेम इंग्लिश में अनसीन पैसेज आप पहले टेक्स्ट को इंग्लिश में पढ़ोगे, उसका मतलब समझना है ना, तब उसका आंसर देना है। अब जो अनसीन पैसेज है वहां कौन सा ट्रांसलेशन आप कर रहे हो? इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हो। आपका जो इंग्लिश की किताब है ओवरऑल जनरली देखा जाए 2 सेक्शन में डिवाइड है, एक तो रीडर सेक्शन है और एक है ग्रामर सेक्शन। चलो कुछ देर मानता हूं ग्रामर तो भाई रूल से भरा है ना, लेकिन जो रीडर सेक्शन है वहां पर क्या रहता है? इंग्लिश। जब टीचर आपके सर आपको पढ़ाते हैं
तो जो इंग्लिश में लिखी गई बातों को, टेक्स्ट को एक एक वर्ड का मीनिंग बताकर समझाते हुए लिखवाते हैं कि नहीं? ये तो करते हैं। आप रीडर में देखे होंगे बचपन से आज तक, अगर आपको रीडर, उसी टीचर का रीडर बहुत बढ़िया समझ में आता है जो बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन कर, है ना। कभी ऐसा भी होता है कि सेंस के अनुसार हमें मतलब निकालना पड़ता है। क्लियर है? तो अब बताइए, ये जो आपका ये इंग्लिश टू हिंदी, ये पूरा रीडर लेकर बैठा है, यानी कि इंग्लिश का अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 50% यही लेकर बैठा है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन ये लेकर बैठा है। बोलो इतना क्लियर हो पाया ना ये चीज। अब यहां ये तो चलो ठीक है, एग्जाम की बात होगी, है ना। कुछ देर रियल लाइफ में आ जाते हैं। आप फोन की मैसेजिंग तक किस में आती है? इंग्लिश में आती है, और हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और हिंदी समझने का प्रयास करते हैं, एक तरह से ट्रांसलेशन ही तो करते हैं। बताओ, या आप अभी घर तक जाओगे ना, अगर ऑब्जर्व करोगे तो ज्यादा दीवार पर या कहीं पोस्टर या कहीं बैनर, कुछ भी बैनर, पोस्टर, दीवार या कहीं भी जो लिखा रहता है, ज्यादा से ज्यादा किस में लिखा रहता है? इंग्लिश में लिखा रहता है। आप उसको एक बार पढ़ते हो, और भाई आप कहो या ना कहो, आप पढ़ते हो और समझने का प्रयास भी करते हो, यानी कि वहां भी आप ट्रांसलेशन करते हो। इंग्लिश आजकल लोगों का शौक बन गया है, शौक। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके बलबूते आप पूरी दुनिया में घूम सकते हो। इंडिया में तो आप घूम ही सकते हो, पूरी दुनिया में आप घूम सकते हो। अगर मोदी जी भाई अमेरिका में जा रहे हैं, अगर उनसे बात करना, किसके हिंदी के बल पर बात करेंगे क्या? चलो मानते हैं ट्रांसलेटर रखे हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने लिए प्लस पॉइंट तो बनाना होगा। इंग्लिश इतना तो कैपेबल होना ही होगा कि इंग्लिश में बात कर सके, और जो भी इंग्लिश में बोला जा रहा है उसका मतलब भी वो समझ सके। क्योंकि मोदी का मतलब पूरे देश, अगर मोदी की बेइज्जती मतलब एक तरह से पूरे भारत की बेइज्जती हुई। भाई प्रधानमंत्री का ही तो काम है दौरा करना, या देश के सर्वोच्च जो भी राजदूत हैं, इस तरह से एम्बेसडर जो होते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से वहां पर आपका पूरा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हो रहा है। अब भाई दूसरा आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। सबको पता है लेटर आता है एग्जाम में लिखने के लिए, पत्र आता है लिखने के लिए। बोलो आता है कि नहीं? एग्जाम में एस्से लिखने के लिए आता है। क्या आता है? एस्से लिखने के लिए आता है, लेटर लिखने के लिए आता है। अब बताओ, जब पत्र लिखने के लिए आता है, क्या किसी को पूरा हर लेटर याद रहता है? सबको अगर पता रहता है तो लेटर का फॉर्मेट पता रहता है। लेटर का फॉर्मेट कि कहाँ टू लिखना है, कहाँ पर द प्रिंसिपल, या कहाँ पर क्या करना है। लेकिन जो मैटर, मेन मैटर होता है, उसको भाई क्या करोगे आप? एप्लीकेशन या मेन मैटर में आप अपने हिसाब से मैटर चेंज करोगे कि नहीं? या हर मैटर के लिए आप आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आई एम सफरिंग, यही हमेशा बुखार से पीड़ित रहोगे क्या? कभी अर्जेंट काम भी तो हो सकता है, कभी शादी ब्याह में जाने के लिए भी तो लेटर दे सकते हो, या कभी कोई ऑफिशियल या कभी कोई अदर वर्क के लिए भी तो लेटर आप पोस्ट कर सकते हो। लेटर आता है। एस्से, जब निबंध आता है, आपको बिलीव नहीं होगा भैया, एस्से कॉम्पिटिशन होता है, स्टेट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से निबंध प्रतियोगिता होता है, उसका बकायदा सर्टिफिकेट मिलता है ना। अगर आप इंग्लिश में एस्से कंपटीशन करोगे तो भाई इतने तो जीनियस हो नहीं आप कि सारे एकदम अंग्रेज के बच्चे हो, हर चीजें अंग्रेज, आई कम गो अच्छी, आई डोंट नो प्रॉब्लम, एकदम मतलब अलग लेवल तुम्हारा चल रहा। ऐसा तो है नहीं भाई। बाय डिफॉल्ट हम लोग के लैंग्वेज, हम लोग के दिमाग में हिंदी ही बैठी है। अगर इंग्लिश भी बोलते हैं देन वी हैव टू ट्रांसलेट, वहां पर ट्रांसलेट ही तो करना रहता है हम लोग को। तो यानी कि निबंध, या जो है आप लोग कहते हो मैं तो एग्जाम में बना बना कर लिख लूंगा। अब जब बना बना कर लिखोगे दिमाग की धज्जी उड़ जाती है बच्चा, और ट्रांसलेशन वाला पोर्शन ठीक ठाक है तो ऑटोमेटिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है, इन सब में मेन है मीनिंग।
और मीनिंग तुम कितनी भी कसम खा लो, आज से रोज 10-10 मीनिंग याद करेंगे, 10 दिन में 100 मीनिंग हो जाएगी। कसम खाते हो, मैंने भी खाई है, लेकिन ये निभाया नहीं जा सकता है, हो नहीं पाता है ना। जैसे जैसे हमें आवश्यकता लगेगी, अकॉर्डिंग टू नीड वी हैव टू लर्न मोर एंड मोर मीनिंग। अगर जैसे हमें नीड आएगी, वैसे वैसे ऑटोमेटिक मीनिंग हम लोग याद करते चले जाएंगे, लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा। क्लियर है? ऑब्जर्व करो, जैसे आप बोलो फैन बोलो, ठीक है, आदत बनाओ, अगले को नहीं समझ में आएगा, वो पूछेगा यार फैन का मतलब क्या, बोल दो यार पंखा होगा भाई। अपनी लैंग्वेज में मोर एंड मोर इंग्लिश की वर्ड्स को इंक्लूड करना सीखो। क्लियर है? इससे क्या होगा आपका, देखो एक चीज मैं बताऊं भाई, आप कुछ भी कर लो, आने वाले समय में आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप सबको पता है कि आने वाला समय पूरी तरह से डिजिटल में जाने वाला है। डिजिटल मतलब हर चीज कंप्यूटर से होने वाला है, इवन कई सारे स्कूल में रोबोट से पढ़ाई होने लगी। अब भाई जब कोई चीज डिजिटल होगा तो डिजिटल का मतलब कंप्यूटर या मोबाइल, तो उसकी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है ना। कोई मैटर हम सर्च करते हैं तो पहले ज्यादा मैटर हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है? इंग्लिश में आता है ना। हम ये नहीं करें आप इंग्लिश में एक ही दिन में जीनियस बन जाओगे, बट व्हेन यू आर प्रैक्टिस, व्हेन यू आर रिमेंबर, देन ग्रेजुअली यू विल बिकम मास्टर इन इंग्लिश। धीरे धीरे आप इंग्लिश में भाई एक चैंपियन तो बन ही जाओगे। क्लियर है ना? तो आज का हम लोग का ये सेक्शन समझ में आया, ट्रांसलेशन क्यों पढ़ाने जा रहा है, और आज मैं सिखाऊंगा, पूरा बकायदा बताऊंगा। और आज मैं आपको कोई रूल नहीं सिखाने वाला हूं, रूल आप बहुत पढ़ते हो, वेरी स्पेशल क्लास में मैं रूल ही सिखाता हूं। इंग्लिश की स्पेशल क्लास 3 से 4 पर डे चलता, वहां मैं रूल एक एक चीज बताता हूं। आज मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं, आज मैं खुद करके दिखाने वाला हूं, आपके लेवल पर आकर चीजों को देखूंगा, है ना, कि हाँ कैसे हमें किसी चीज का मतलब समझना होता है। बिल्कुल आज कोई रूल नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे आज बिल्कुल एकदम असलियत देखेंगे। Why we need to attend the very very special class of English, कि हमें वेरी वेरी स्पेशल इंग्लिश की क्लास क्यों अटेंड करने की नीड है। अगर ये हम अटेंड कर रहे हैं तो क्या इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है? मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस क्लास के बाद अगर आपको कहीं भी लगे ना, आपको समझ अगर आपको ये लगे कि हाँ आपने मेरा 2 घंटे समय बेकार कर दिया, भाई मैं माफी सबके सामने मांगू। मैं गारंटी दे रहा हूं 2 क्लास तुम देखो, जिंदगी भर के लिए यादगार हो जाएगा, और यहां से एक नए करियर की शुरुआत भी हो जाएगी, क्योंकि यहां से तुम्हारा सोचने का प्रोसेस, सारी चीजें, बोलने की प्रोसेस अगर अप्लाई करोगे, थिंकिंग चेंज हो जाएगी, है ना। क्योंकि यहां मैं खुद, आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं सिखाऊंगा खुद पैसेज लेकर, एक हिंदी का पैसेज, एक इंग्लिश का पैसेज। क्योंकि भाई एक चीज है, जितने भी एकेडमिक लेवल हैं, एकेडमिक लेवल की एग्जाम यानी कि 1 से 12th तक, हर एग्जाम में पैसेज के फॉर्म में आपका ट्रांसलेशन वाला सेक्शन आता है। भले वो कह दे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करो या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। क्लियर? एक तो ये आता है। दूसरा नंबर, लाइफ में हमें हर पल हर समय जरूरत लगती, आज मैं ये भी दिखाऊंगा, मैसेज भी दिखाऊंगा। एक फोन की सेटिंग मैं पूरा का पूरा सेटिंग हिंदी में कर दूंगा, और हिंदी में करने के बाद ये भी दिखाऊंगा हिंदी में करने के बावजूद भी किस तरह से चीजें, जैसे यहाँ सेटिंग को किस तरह से वो लोग हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, सेटिंग लिख देते हैं, ये ऐसे लिखा रहता है, आप लोग देखे भी होंगे। और किस तरह से हिंदी में सेटिंग करने के बावजूद भी मोस्ट ऑफ थिंग्स इंग्लिश में ही आती, सारी चीजें हिंदी में नहीं आती, इंग्लिश में ही आती, यानी कि इंपॉर्टेंस भी आपको आज पता चल जाएगा। ओके भैया, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन सबको ये क्लियर हो गया, कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा। एक होगा आपका हिंदी टू इंग्लिश,
और दूसरा होगा भाई इंग्लिश टू हिंदी। क्लियर है? इंग्लिश टू हिंदी। अब क्या करना है, यहां पर मैं एक पैसेज उठाता हूं। क्लियर है? यहां पर मैं एक, पहले हम लोग ये सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश। यहां पर एक पैसेज उठाऊंगा और उसके बाद में आपके रियल लाइफ का, जैसे मैं कहूं आप सबसे ज्यादा किसके बारे में जानते हैं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अपने बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, या अपने फेवरेट सर के बारे में। तो भाई ऑब्वियसली सबका क्वेश्चन होगा अपने बारे में। तो मैं अपने बारे में यहां पर लिख कर दिखाऊंगा कि किस तरह से एक समय बाद दिमाग की धज्जी उड़ जाती अपने बारे में लिखने। हिंदी में तो हम 1000 पेज लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक पेज तो स्मूथली चलेगा, लेकिन जैसे व्हेन यू क्रॉस वन पेज देन योर लिमिट्स ऑफ माइंड ओवर। क्लियर है? वहीं पर दिमाग की धज्जी उड़ती। ये भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले पैसेज के थ्रू हम लोग दिखाते हैं ताकि एग्जाम का भी सेक्शन क्लियर हो जाए। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, तो यहाँ पर एक मैं सेंटेंस ले रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैं कहूँ भारत एक प्राचीन देश है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना। भारत एक प्राचीन देश है, मैं पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ। भारत एक प्राचीन देश है, ये पहला सेंटेंस है आपका। फिर इसी में है इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। अगला क्या है? इसकी संस्कृति, संस्कृति मतलब समझ रहे हैं, कल्चर। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। बड़ी क्या है? समृद्ध। क्लियर है? अभी मैं दो दो लाइन, ये एक मेरा पूरा पैसेज चलेगा, लेकिन पैसेज को हम लोग तोड़ तोड़ के सिखाएंगे। ये सही रहेगा ना? यस सर। तो जैसे देखो, भारत एक प्राचीन देश है। अब बताइए यहां पर है, नॉर्मली आप लोग बताओ, अभी तक तो कुछ तो इतना तो सीखे होंगे, नॉर्मली है, हैं, हो, हूं के लिए किसका यूज किया जाता है, जो बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है? इज, एम, आर। क्लियर है? ये सबको पता है। अब उसमें थोड़ा सा अपडेट कर लूं। अगर है, हैं, हो, हूं, हैं, लेकिन कोई मेन वर्ब ना हो। मैंने क्या कहा? कोई मेन वर्ब मतलब कोई काम ना हो रहा हो, कोई काम ना हो रहा हो, तब वहां इजेमार लगाना। बस इतना अपडेट करना। तो भारत एक प्राचीन देश है, क्या इसमें कोई काम हो रहा है? क्या इसमें कोई फिजिकल वर्क हो रहा है? क्या इसमें कोई एक्शन वर्ड है? नहीं। तो मतलब जहां पर कोई एक्शन वर्ड ना हो, है ना, जहां पर कोई एक्शन वर्ड ना हो, वहां पर आपको आंख बंद करके इजेमार में से किसी को लगा दे। क्लियर है ना? इसके पहले एक आप लोग अप्लाई कर लो ब्रह्मास्त्र। यानी कि अगर आपका दिमाग खराब हो जाए तो भाई ब्रह्मास्त्र, ओम ब्रह्मास्त्र प्रकटायास्ति, मतलब सीधा अप्लाई कर देना ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र ये सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद 98 76 54 32 10 ये नंबर आपको डायल कर देना है। एकदम इस नंबर को डायल करने के लिए सिम की जरूरत नहीं है, फोन की जरूरत नहीं है, रिचार्ज की जरूरत नहीं, सीधा दिल दिमाग से कनेक्शन है। क्या बात कर रहे हो सर जी? हाँ, सच्ची बात कर रहा हूँ, झूठी बात नहीं कर रहा हूँ, सच्ची मुच्ची बता रहा हूँ। ये क्या है? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, बना रहा हूँ, वाकई में बना रहा हूँ, बेवकूफ भी बना रहा हूँ। मैं गिनती का उल्टा क्रम बता रहा हूँ, इतना बेल्ला नहीं हो कि भैया नंबर दूंगा बतियाऊंगा। क्लियर है? मैं क्या कर रहा हूँ? गिनती को उल्टे तरीके से लिख रहा हूँ। इसका मतलब पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, फिर उल्टा चलना है, फिर क्या करना है? उल्टा चलना है। खत्म, मारो इसको गोली। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अबे भाड़ जा भगा, जैसे मिले सब्जेक्ट भाग, ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। क्लियर है ना? आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उल्टा चलना है। खत्म। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या करना है? जिनके बारे में बात हो। किसके बारे में बात हो रही है? भारत। आ जाओ भारत भैया, नहीं भारत देश भैया थोड़ी। क्लियर है? भारत लिख दो। नहीं नहीं, भारत इंसान नहीं है ना, भारत मतलब देश, तो मतलब इंडिया। तो इंडिया हो गया। अब पीछे से आ जाओ, बताओ। है, हो, हूं, कोई मेन वर्ब नहीं है, मतलब इजम आ में जाएगा। इंडिया एक देश की कई देश। अरे गजब, तुम लोग पता है, मुझे भी पता चल गया, धन्यवाद।
तो क्या हो जाएगा? इंडिया इज। इंडिया देश है, अब बताओ कैसा देश? एक प्राचीन देश है। तो प्राचीन, अब ध्यान से समझो, मान लो तुमको प्राचीन की इंग्लिश नहीं पता है, तो प्राचीन मतलब ऐसे दिमाग लगाओ यार, प्राचीन मतलब पुरानी, प्राचीन मतलब बूढ़ी। अच्छा हाँ चलेगा, प्राचीन मतलब जौन बहुत पुरान होगा वो, समझ रहे ना? प्राचीन का मतलब पुरानी, तो आप यहाँ पर ओल्ड भी लिख सकते हो, है ना? रुको मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ क्या लिख सकते हो? ओल्ड भी लिख सकते हो। ओल्ड कंट्री, मान लो हम कह रहे हैं तुम्हारे एकदम दिमाग की धज्जी उड़ी है, क्लियर है ना? तो जहां कुछ नहीं बना पा रहे थे वहां इतना तो बनाना शुरुआत कर दो ना। फिर इसमें क्या कलाकारी होगी? वो तो पैदाइशी कलाकार हम लोग, है ना? पैदा होते आग से खेल रहे हैं, मम्मा मारनी चल जाएगा, एक बार चल गया तब से दोबारा आग से नहीं खेलना है। एकदम खतरों के खिलाड़ी थे हम लोग, साहब हो तुम लोग भी थे भैया, मम्मा से पूछना बताएंगे वो, क्लियर है? आपको क्या करना, मैंने क्या कहा, अब यहाँ ग्रामर का रूल है। ग्रामर क्या कहता है भैया? ए नहीं होगा, एन होगा, ठीक है? ग्रामर तो हम धीरे धीरे सीखेंगे ना, लेकिन ट्रांसलेशन तो भाई शुरुआत तो कर ही दे। एन आप करो, अच्छा ओल्ड सही है, इसके जगह आप एंशियंट का भी यूज कर सकते हैं। इंडिया इज एन ओल्ड कंट्री या इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री। अब भैया जिनकी ग्रामर गरीब रहेगा, जो गरीब रहेंगे वो गरीबी वाली ग्रामर बनाएंगे, इंडिया इज आ ओल्ड कंट्री, समझ पा रहे हो ना? जिनका ग्रामर थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, बीच में रहेगा, तो इंडिया इज एन ओल्ड कंट्री। जिनका ग्रामर और अच्छा रहेगा, मीनिंग वगैरह एकदम तांत्रिक बाबा रहेंगे, बाबा मतलब सारे आत्माओं को मीनिंग को बस में क्यों रहेंगे, अच्छा पुराने के लिए एक ओल्ड है, एक और जोड़ा है इसे, वो है एंशियंट। तो भाई वो बढ़िया इंग्लिश बनाएंगे, वो क्या करेंगे? इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री, क्लियर है ना? इंडिया इज एन, वो यहाँ पर ओल्ड ना लिखकर क्या लिखेंगे? एंशियंट लिखेंगे। हम कह रहे हैं भाई अभी आप शुरुआत तो करो, अभी आप शुरुआत तो करो। ये ए लगेगा कि एन लगेगा? ये तो ग्रामर है, ग्रामर एक दिन में आएगा नहीं, किसी को बाप को भी नहीं आएगा, तो मेरे बाप को भी नहीं आया है, मतलब मुझे भी नहीं आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, समय लगता है, समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो यानी कि आपने सीधा किया कि भारत के बारे में बात हो रही है, यानी कि इंडिया इज एन ओल्ड कंट्री या इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री, बोलो क्लियर है? चलो, ये तो पहली लाइन थी, भारत एक प्राचीन देश है। अब उसके आगे लिखा इसमें, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। यहां पर लिखा है इसकी संस्कृति बड़ी क्या है? समृद्ध है। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। अब आप बताओ भैया, समृद्ध है, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। अब किसकी संस्कृति? भारत की, है ना? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा यार इसकी इंग्लिश क्या होगी, है ना, संस्कृति क्या है, समृद्धि क्या है, आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हिंदी वासी हो ना, हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदी भी नहीं जानते हो तो क्या जानते हो भाई? इंग्लिश जानते हो फिर क्या? हाँ चलो देखो, अब यहाँ पर इसकी संस्कृति, अब एक तो है अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसा आपको ग्रामर का नॉलेज रहेगा शुरुआत में आप उसी हिसाब से परफॉर्म करोगे ट्रांसलेशन का। अगर घिसी पिटी कटी मरी सड़ी गली ग्रामर है तो आप सड़ी गली इंग्लिश लिखो, टूटी फूटी लिखो, लेकिन लिखो जरूर, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे फिर पॉलिश करते रहना, थोड़ा सा अच्छी बनती जाएगी। अगर आपकी अच्छी है तो आप कहोगे इट्स, और संस्कृति का मतलब होता है इसका, इनके मतलब भारत की जो भी पहनावा है या जो भी रीति रिवाज है, जो भी कल्चर है ना, तो संस्कृति का मतलब क्या होता है? कल्चर, यानी कि इसकी संस्कृति का मतलब इट्स कल्चर। आपको नहीं समझ में आ रहा, इसकी मतलब किसकी? भारत की। अच्छा, द कल्चर ऑफ इंडिया, क्लियर है? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी संस्कृति मतलब किसकी संस्कृति? अच्छा, मतलब इनको ये कहना चाहिए था भारत की संस्कृति, ठीक है? तो आप क्या लिख दो? द कल्चर ऑफ इंडिया, आप ये लिख दो ना, कौन रोका है भाई? दोनों का मतलब तो एक ही निकल रहा है ना, तो द कल्चर ऑफ इंडिया। अब फिर है क्या मेन वर्ब कोई है? ना, ना बाबा ना,
बिल्कुल नहीं है। तो किस में जाएंगे? इजमार में जाएंगे। एक देश की संस्कृति या अनेक देश की? एक। तो भैया इतना तो पता ही है, इज। ठीक है, अब यहाँ बड़ी समृद्धि है, या आप ये हो गया सब्जेक्ट, फिर पीछे से आ जाओ, इज कर दिए। अब यहाँ बड़ी समृद्ध, अब समृद्ध का मतलब क्या? बहुत अच्छी है ना, कंपैरिजन में दूसरे देशों से क्या है? अच्छी है। अगर यहाँ पर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है, बहुत गुड़ी है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं वेरी गुड, आप ये भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं वेरी बेस्ट, सबसे अच्छी है, आप ये भी लिख सकते हैं। या आप और क्या लिख सकते हैं? वेरी बेटर, है ना, बेटर देन अदर कंट्री, आप ये भी लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं वेरी रिच, मतलब बहुत अमीर है। या आप अगर बढ़िया इंग्लिश में जाएंगे तो वेरी प्रॉस्परस, क्या हो जाएगा? वेरी प्रॉस्परस, आप ये लिख सकते हैं। बोलो अभी समझ पाए ना? क्लियर है ना? यानी कि इट्स कल्चर इज वेरी प्रॉस्परस। बोलो अभी क्लियर है? PROUS, बोलो अभी क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप या आप लिख दो वेरी रिच लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसकी संस्कृति बहुत धनी है, यहां चलेगा। आप लोग पता है क्या करते हो? एग्जैक्ट मीनिंग, अरे कोई दिक्कत नहीं, मतलब निकलना चाहिए बस। आप लिख दो इज वेरी गुड, लो सबसे अच्छा, इज वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है नहीं हम तो भैया प्रॉस्परस ही लिखेंगे, तो ठीक है, कौन बोला है भाई, कौन मना किया है? तो प्रॉस्परस आप यही लिख दो। क्लियर है? अभी क्लियर हो पाया? अब दूसरा भी आपका इजएमआर पर बन गया। अब बताओ यार, इजएमआर का यूज हम लोग क्लास 3rd से बचपन से सीखते आए हैं। मैं भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन, तुम किसान हो, यू आर आ फार्मर, पढ़ते आए हैं। अब यहाँ पर क्या करना? हमें ट्रांसलेशन में यूज करना। ये तो 2 लाइन हो गया, समझ में आया सबको? अब अगली लाइन क्या कह रहा है इसमें, देखिए अगली लाइन है इसमें कि इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। ध्यान से देखना, यहां पर है इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है, अनेक देशों में देखी जा सकती है, देखी जा सकती है। अब आप लोग दिमाग लगाओ, ये किसमें जा रहा है? मैंने क्या कहा? इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। आप कहोगे कि यहां शक्ति है वाला आ गया, यहां क्या आ गया? शक्ति है वाला आ गया। और इसकी छाप मतलब भारत की छाप, इसकी छाप का मतलब इस भारत के संस्कृति की छाप, यानी कि भारत के संस्कृति, भारत के कल्चर का प्रभाव, भारत के कल्चर का प्रभाव बाकी सारे देशों में भी देखा जा सकता है। यही तो संसार है ना। या आप ये भी कह सकते हैं भारत के कल्चर का प्रभाव दूसरे देशों में भी पाया जाता है। भाई इसमें भी चले जाओगे गलत नहीं हो जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं भारत के कल्चर की संस्कृति को दूसरे देश के लोग भी, अधिकांश लोग भी क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, मानते हैं। कई तरीका है ना। अभी अगर हम देखते हैं इसकी छाप, तो इट्स, अब इसकी छाप का मतलब अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो इम्प्रिंट होता है। अगर आप कह रहे हो नहीं ये कुछ ऐसा बनाओ कि हमारे लेवल का रहे, अब तुम्हारे लेवल की बात करें तो इसका छाप का मतलब क्या होगा? इसका प्रभाव। भाई इसकी छाप का मतलब क्या है? इसका प्रभाव, सीधा सीधा इसमें जा रहा है, इसका प्रभाव। तो इट्स इम्पैक्ट, इट्स इम्पैक्ट, या बोल सकते हो इम्प्रिंट, या क्या बोल सकते हो? इम्प्रिंट। डिपेंड करता है आपका शुरुआती लेवल क्या है। क्लियर है ना? तो आप क्या बोल सकते हो? इट्स इम्पैक्ट मतलब इसका प्रभाव, या इट्स इम्प्रिंट इसका प्रभाव। अब यहां पर देखो भैया, पीछे से आना है, बताइए। जा सकती है, जा सकती है, यहां जाना की इंग्लिश गो नहीं लिख सकते हैं, जाना की इंग्लिश गो नहीं लिख सकते हैं। और सकना की इंग्लिश होती है कैन, सकना की इंग्लिश होती है कैन, लेकिन जाना की इंग्लिश गो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम यहां पर कैन बी लिखेंगे। क्लियर? कहीं भी अगर जा सकती है आ जाए तो वहां पर क्या लगाना? हमेशा कैन बी लगाना, अगर वहां जाना की इंग्लिश ना लिख सको तो।
क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन बी। अब यहाँ पर देखी जा सकती है, अब बताओ देखी जा सकती है मतलब इसकी छाप कई देशों में, हाँ देखी जा सकती है। देखना की इंग्लिश क्या होती है, सी होती है। तो क्या हो जाएगा भैया, सी सा सीन, तो यहाँ पर हो जाएगा सीन। अब दिमाग में ये खटर पटर किया, ये कहां से पैदा हो गया भाई? देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, ये तरीका मैं बता दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप 10 दिन प्रैक्टिस कर लोगे ईमानदारी से ना, 10 दिन के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर इतना होगा तो इतना हो जाएगा। कैसे? जैसे देखो पहले में हम लोग को पहले और दूसरे सेंटेंस में कौन सा कॉन्सेप्ट मिला, तो आप कहोगे इज एम आर के बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है मतलब कोई काम नहीं है, एक्शन वर्ड नहीं है, उस सिचुएशन में इज एम आर का मतलब हम निकालेंगे है, हो, हूं से निकालेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका तैयार है, बोलो क्लियर है? तो ऐसे आप ट्रांसलेशन करते जाओ, जहां पर जो कॉन्सेप्ट की आवश्यकता लगे उसको साइड में ऐसे लिखते जाओ या एक कॉपी में निकालते जाओ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कहीं भी अगर जा सकती है, जा सकता है, ये केस आ जाए तो वहां पर आपको कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे मैं कहूं तुम्हें मारा जा सकता है तो यू कैन बी बीटन, यहां लिखवाया जा सकता है तो क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन, दिस कैन बी रिटन। ये चीज क्लियर है? उससे बुलाया जा सकता है तो क्या हो जाएगा, ही कैन बी इनवाइटेड, ही कैन बी इनवाइटेड। तो कहीं भी जा सकता है तो ये साइड में आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट करते चलो, क्लियर है? और अभी पैसेज तो भाई ऐसे जब 10 पैसेज करोगे तो कॉन्सेप्ट तो मिलता जाएगा ना। एक बार ये कॉन्सेप्ट क्या दूसरे ट्रांसलेशन में इसका मतलब कुछ और निकलने लगेगा, इसका मतलब तो यही निकलेगा ना भैया। अभी समझ में आया? कैन बी सीन। देखो दूसरे देशों में, अनेकों देशों में, तो क्या हो जाएगा, इन मेनी कंट्रीज। क्या हो जाएगा, इन मेनी कंट्रीज। तो क्या हो जाएगा, इट्स इम्पैक्ट या इट्स इम्प्रिंट कैन बी सीन इन मेनी कंट्रीज। अरे सॉरी, कंट्रीज कर दो, यहाँ प्लूरल है ना। अब बताइए समझ में आया? मैंने 3 सेंटेंस बताया, तीनों भी क्लियर है? चलिए एक बार फिर से आते हैं। भारत एक प्राचीन देश है, क्या हो जाएगा, इंडिया इज एन ओल्ड कंट्री। क्लियर है? इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है तो क्या हो जाएगा, इट्स कल्चर इज वेरी प्रॉस्परस या इज वेरी गुड, इज वेरी रिच। क्लियर है? वेरी प्रॉस्परस आप लोग बोलो, अभी सीख रहे हो तो भाई अच्छा ही सीखो, है ना। इसकी छाप अनेक देशों में देखा जा सकता है, देखी जा सकती है तो क्या हो जाएगा, इट्स इम्पैक्ट या इट्स इम्प्रिंट कैन बी सीन इन मेनी कंट्रीज। बताओ क्लियर है ना? अब अभी ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, आगे दिया है यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। क्या लिखा है, यह देश अपने यहाँ के अपने मेलों। अब देखो ये देश किसके लिए ज्यादा प्रसिद्ध है ना, तो यह देश जो है अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों, यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं, है ना, साधुओं और जो है किसके लिए, त्योहारों के लिए जाना जाता है, और त्योहारों के लिए जाना जाता है, जाना जाता है। अब यहां पर बताओ, फिर यहां से आ गया। अब तुम कहोगे, मैं कहूं कौन सा टेंस है, तुम कहोगे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है, लेकिन तुम तो भैया प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को पढ़े हो, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। आप यहां पर लिखोगे जाना जाता, अच्छा तो गोज नोन। क्या यहां जाता की इंग्लिश गो लिख सकते हैं भैया, लेकिन रोल तो यही पढ़े हो ना, काम तो जाता है, गलत हो जाएगा ना। अब वहां थोड़ा सा आपको अपडेट करना होगा, है ना। देखो यह देश यानी कि भारत देश की बात हो रही है। अब देखो तुम्हें कुछ करना नहीं, रूल को जाओ भूल, देखो रूल को जाओ भूल, कॉन्सेप्ट को समझो मेरे बच्चा, यही बना लो आज से अपना वसूल। क्लियर है? तो सिंपल सा रूल को मारो गोली और लगाओ एक बोली, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर पीछे से आएंगे ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, सिंपल सा।
तो यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। भले सेंटेंस बहुत बड़ा हो, इससे नहीं मतलब। अब तुम लगा दो ब्रह्मास्त्र। तुम क्या लगा दो? हाँ, एकदम ब्रह्मा का अस्त्र दिए, अभी विष्णुआस्त्र भी देंगे, परेशान ना हो। ठीक है, तो आप लिख दो दिस कंट्री। चलो भैया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर पीछे से आ जाओ। अब यहां पर आता है जाना जाता है। अब इसके लिए क्या करेंगे? माना जाता है, सजाया जाता है। इस तरह से जब या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं, तब यहां पर तीसरा कॉन्सेप्ट मिल रहा है। इस तरह का आ जाए तो वहां पर इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, और इसका सेंस निकलता है या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं। लेकिन यहाँ जाना, गो वाला जाना नहीं है, यहाँ भी गो वाला जाना नहीं है। क्लियर है? कहीं भी मिले या जाया जाता, ये जाती है, तब वहां पर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाना। तो भैया पीछे से आओ, अब कॉन्सेप्ट तुम्हारा साइड में निकल रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? दिस कंट्री, आगे क्या करोगे? इज, फिर यहाँ जानना, इंग्लिश नो, न्यू, नोन तेल बेचो आराम से, है ना? नो, न्यू, नोन, तो क्या हो जाएगा भैया? नोन हो गया। के लिए इंग्लिश, हाँ, बचपन से बैठा है ससुरा, के लिए फॉर होता है, लेकिन जहाँ फॉर का मतलब से होता है वहां दिमाग खराब होता है। हाँ सर जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो फॉर का मतलब से होता है। ऐसा क्यों? अंग्रेज कभी मिले इनको हम कूटेंगे, फिर पूछेंगे अबे ऐसा क्यों बना है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, जो का बवाल है ना। हाँ, तो याद रखो, जनरली जो आपके दिमाग में फीड है वो क्या है? और तो लगाते हैं भैया, क्या हो गया? और अच्छा, अब किसके लिए पूरा गिना दो तुम लोग, है ना? पूरा यहाँ से गिनाना शुरू करो। हाँ, फॉर, अब बताओ, फॉर इट्स, अब किसके लिए गिनाओ? फेयर्स, मेलों के लिए, टेम्पल्स, मंदिरों के लिए, सेंट्स, साधुओं के लिए, एंड फेस्टिवल्स, और त्योहारों के लिए। बताओ कितना आसान हो गया कि नहीं? Yes, sir. भाई किसी को ब्रह्मास्त्र किसी के ऊपर चला दोगे तो मरेगा नहीं। मेरे ऊपर मत चलाना भाई, ठीक है? हाँ, नहीं तो मैं ही निपट जाऊंगा। मैं निपटना नहीं चाहता हूँ, बड़ी प्यारी जिंदगी है मेरी। अब यहाँ पर देखो, ये बताओ समझ में आया सबको? अब कहीं भी या जाता है, ये जाती है, तो वहां क्या लगाना है? इजे मार के साथ थर्ड फॉर्म। जैसे मैं कहूँ पत्र लिखवाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? द लेटर इज डिक्टेटेड। इंग्लिश बोली जाती है, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज स्पोकन। सांप को मारा जाता है, तो क्या हो जाएगा? द स्नेक इज किल्ड का मतलब होता है जान से मारना। सांप को जान से मार देना, नहीं फोटो खींच लेगा, फिर सपने में आएगा, फिर वो काट के भाग जाएगा, है ना? हम लोग बचपन में कहते थे आप तो खोपड़ी पूछ जल्दी से फोटो खींच लेगा। चलो क्लियर इतना? या जैसे मैं कहूँ मुझे हंसाया जाता है, तो क्या होगा? आई या जाता है, आ गए ना? आई एम लाफ्ड। मुझे दौड़ाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? आई एम रन। इस तरह से क्लियर है ना? उसे राधा को क्या करवाया जाता है भैया? हाँ, डांस कराया, जब राधा को डांस करवाया जाता है ना? तो क्या हो जाएगा? राधा इज डांस। क्लियर है? समझ में आया? मुझे कृष्ण कन्हैया बनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? आई एम कन्वर्टेड इनटू कृष्ण कन्हैया। समझ में आया? इतना क्लियर है? तो भैया कहीं भी या जाता है उसके लिए क्या लगाना है? इजे मार। बताओ 3 कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहले नॉर्मली है हो हूँ, अगर मेन वर्ब फरार है तो भैया इजे मार लगाओ। अगर जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं आ जाए, ठीक है, तो वहां पर कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म। अगर या जाता है, ये जाती, ये जाते हैं, या जाता हूँ, ये जाती हूँ, तब क्या लगेगा? ये हमारे साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इतना सब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक बार बताओ, भारत एक प्राचीन देश से क्या हो जाएगा? इंडिया इज एन
एंशियंट कंट्री। इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री। अच्छा, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध, बड़ी प्यारी, बड़ी नीक है ना। इसकी संस्कृति क्या है? बड़ी नीक है ना। बाकी सारे देश की बेकार है, हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है। भारत होने पर गर्व है। तो क्या हो जाएगा? इट्स कल्चर इज वेरी प्रॉस्परस। क्या होगा? वेरी प्रॉस्परस या वेरी रिच, वेरी गुड, वेरी बेटर, वेरी बेस्ट, वेरी वेरी वेरी, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अच्छा, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। इट्स इम्पैक्ट या इट्स इम्प्रिंट कैन बी सीन इन मेनी कंट्रीज। क्लियर है? आगे, यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और पता है, देख लो, आज मैं बता दे रहा हूँ भारत देश किस लिए जाना जाता है। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है ना। तो क्या हो जाएगा? दिस कंट्री इज नोन फॉर इट्स फेयर्स, टेम्पल्स, सेंट्स एंड फेस्टिवल्स। बोलो, क्लियर है? yes, sir. अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। देखते जाओ। अब अगला क्या है? हमें इसे प्रदूषण रहित क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। हमें इसे प्रदूषण, यहाँ देखो अगला दिया गया है, हमें इसे प्रदूषण रहित बचाना चाहिए। अब बताइए, अब यहाँ पर हमें इसे प्रदूषण रहित बचाना चाहिए। अब ध्यान से समझो भैया। ठीक है, ब्रह्मास्त्र तो हम चलाएंगे, लेकिन पहले खोज होना कि क्या करे, ऊपर चलावे का। जैसे तुम ब्रह्मास्त्र प्रकटाया, अब पता चला आगे यार किसी के बारे में सोचे नहीं, है ना। पहले सोच तो लो। अच्छा, रावण के ऊपर चलाना, ओम ब्रह्मास्त्र प्रकटाया, ओम नमस्ते, है ना। तो जैसे आप सोचना पड़ेगा, पहले आपको खोजना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा बात किसके बारे में हो रही है, सब्जेक्ट कौन है। तो भैया सब्जेक्ट तो हमें, ठीक है बी हो गया, लेकिन किस डायरेक्शन में चलाना? पीछे से चलाना। पीछे से और करो, कायर कहीं। अच्छा, ठीक। तो चाहिए के लिए नॉर्मली किसका यूज किया जाता है? शुड। अब यहाँ कहानी समझो। नॉर्मली चाहिए की बात होगी तब शुड आएगा। नॉर्मली चाहिए की बात होगी तब क्या आएगा? शुड। जरूर चाहिए की बात होगी तो मस्ट। और अब भाई कर्तव्य, अधिकार, परम कर्तव्य की बात हो तब वहाँ आट टू। सामान चाहिए की बात हो तब वांट लगाना। तो नॉर्मली चाहिए के लिए आपको लगाना है शुड। जब एक नॉर्मल एडवर्स, तो हमें इसे प्रदूषण रहित बचाना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? बी। अब पीछे से आ जाओ, भागो, है ना। ये हटाओ, वर्ब का सब्जेक्ट अभी भाग। ठीक है, अब पीछे से आओ। ठीक है, तो बताइए चाहिए की इंग्लिश क्या होगी? शुड। बी शुड। बचाना चाहिए मतलब सेव। प्रदूषण रहित मतलब प्रदूषण रहित या प्रदूषण से। भाई प्रदूषण रहित बचाना चाहिए, इसका मतलब ये सेंस निकल रहा है प्रदूषण से बचाना चाहिए ना, गंदा होने से। अब तुम लोग लकीर के फकीर मत बनना। हाँ, नहीं तो नहीं प्रदूषण रहित है, तुम ये की इंग्लिश। अबे प्रदूषण रहित का मतलब का, प्रदूषण रहित का मतलब हम इसे प्रदूषण से बचाना चाहिए। तो बताओ, से के लिए फ्रॉम आता है ना जनरली जो होता है, तो फ्रॉम पॉल्यूशंस, फ्रॉम पॉल्यूशंस या फ्रॉम बीइंग पॉल्यूशंस आप बोल सकते हो, प्रदूषण होने से। आप ये भी बोल सकते हो फ्रॉम बीइंग, है ना, पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूशन बोल सकते हो। प्रदूषण होने से या प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। आप सीधा बोलो फ्रॉम पॉल्यूशंस। क्लियर है ना। और इससे मतलब किसे? भारत को। तो इट क्या हो जाएगा? इट। प्रदूषण, तब भी सेंस वही आ रहा है ना, सेंस आपका बिल्कुल वही आ रहा है। क्लियर है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, बी शुड मेक पॉल्यूशन लेस। We should make it pollution less। पॉल्यूशन लेस का मतलब प्रदूषण रहित। क्लियर है, समझ में आया? प्रदूषण विहीन ये चीज हो जाएगा आपका। अब बताओ यहाँ पर इसके लिए तुम्हें 4 नंबर मिलता है। एग्जामिनर बेवकूफ है ना,
इतना आसान दे दिया, 4 नंबर देता है, 4 नंबर का आता है। इसी तरह से पैसेज आपका आएगा। अब देखो यहाँ इस पैसेज में आपने ये देखा, नॉर्मली चाहिए की बात होगी तब क्या लगाओगे, शुड। जरूर चाहिए की बात होगी तब क्या लगाओगे, मस्ट लगाओगे, है ना। अगर आपका जरूर चाहिए की बात होगी तो, अगर कोई कर्तव्य की बात होगी, जैसे मुझे पापा मम्मा की सेवा करनी चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं परम कर्तव्य है। आखिर भाई बाप का सेवा नहीं करूंगा तो किसका करूंगा, मतलब ठीक है बाप नहीं, मतलब पूज्य पिताश्री, ठीक है, इज्जत लिया करो तुम लोग, बिगाड़ दे तो मुझे। देखो जहाँ कर्तव्य अधिकार की बात हो वहां पर क्या लगेगा, आट टू लगेगा, वहां क्या लगेगा, आट टू। और भैया चलो पापा की सेवा करेंगे, कुछ तो सामान हमें चाहिए, मांगे भैया 100 देवो कि ना, मतलब सेवा हम करें, इससे पड़ोसी को दोगे, ऐसा है ना। यानी कि वहां पर आपको जब सामान चाहिए की बात हो तब आपको लगाना है वांट लगाना है, तब आपको क्या लगाना है, वांट लगाना है। चलो चाहिए की कहानी सुनो, मैं कहूँ मुझे जाना चाहिए, नॉर्मली बात हो रही है तो क्या होगा, आई शुड गो। मैं कह रहा हूँ ना 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 बाबा मुझे जरूर जाना चाहिए, नहीं तो एक शेर आएगा वो मेरी जानी दुश्मन है, मेरे पुराने जन्म का दुश्मन है, वो मुझे खा जाएगा। अगर जब जोर देकर कहा जाए मुझे जरूर जाना चाहिए तब क्या होगा, आई मस्ट गो। क्लियर है, मुझे पापा मम्मी की सेवा करनी चाहिए तो क्या हो जाएगा, आई आर टू सर्व माई पेरेंट्स। क्लियर है। लेकिन मैं कह दूं मुझे 10,000 रुपए चाहिए, सामान की बात कर रहा हूँ, तो आई वांट 10,000 रुपीज। मुझे एक मार्कर चाहिए तो आई वांट आ मार्कर। समझ में आया भैया? यस सर। सारा चीज क्लियर हुआ। अब चलो थोड़ा सा हत्यारी बन जाते हैं, बनोगे? हत्या कर देते हैं आज एकदम कांड कर देंगे। ठीक है, चाहिए था, चाहिए की हत्या कर दी तब क्या बन गया, चाहिए था। नॉर्मली चाहिए था की बात हो तब क्या लगाना, शुड है। जैसे मुझे जरूर जाना चाहिए था, मुझे नहीं सॉरी, नॉर्मली चाहिए था की बात होगी तब क्या लगाना, शुड है, और शुड है के साथ थर्ड फॉर्म लगाना। क्लियर है ना। तो मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। मैं कहूँ मुझे जरूर जाना चाहिए था तो आई मस्ट हैव गॉन। मुझे पापा मम्मी की सेवा करनी चाहिए थी, आई आर टू हैव सर्व्ड माई पेरेंट्स। मुझे पता है एक चाकू चाहिए था, आई वांटेड आ नाइफ। अब बताइए समझ में आया? पहले मैंने आपको प्रैक्टिस कराया हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। किसका भैया? हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पैसेज इस तरीके से दिया रहेगा आपका। क्लियर है? पैसेज इस तरीके से दिया रहेगा। हाई स्कूल में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इजी रहता है, ध्यान दो, थोड़ा सा इजी रहता है। हाई स्कूल में क्या होता है, यही पैसेज थोड़ा सा लंबा हो जाता है और थोड़ा सा सेंटेंस यहाँ जैसे छोटा छोटा दिया गया है, तो इंटर में क्या होता है, सेंटेंस की लंबाई बड़ी हो जाएगी और ये ज्यादा, पैसेज में ज्यादा सेंटेंस रहेगा। बस इंटर में 5 नंबर का, हाई स्कूल में 4 नंबर का, और इसके पहले जितने भी एग्जाम होते हैं 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, ऐसे आता रहता है लेवल वाइज। अब एक बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है ना। देखो भारत एक प्राचीन देश है तो क्या होगा, इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है तो क्या हो जाएगा, इट्स कल्चर इज वेरी प्रॉस्परस या वेरी रिच। क्लियर है। इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है तो इट्स इम्प्रिंट कैन बी सीन इन मेनी कंट्रीज। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है तो देश कंट्री इज नोन फॉर हिज नहीं, इट्स फेयर्स, टेम्पल्स, सेंट्स एंड फेस्टिवल्स। हमें इसे प्रदूषण से बचाना चाहिए तो बी शुड सेव फ्रॉम पॉल्यूशन इट, है ना। वैसे सही तरीका होगा बी शुड सेव इट,
वी शुड सेव इट फ्रॉम पॉल्यूशन। क्लियर है? वो चीज हम लोग बाद में सीख लेंगे, सेव इट होगा, लेकिन अभी हम लोग का मेन मोटिव क्या है, एटलीस्ट जहां कुछ नहीं आता था, जहां पैसेज देख कर डरते थे हम लोग, वहां पर ये चीज करना शुरू कर दे। मैंने एक पैसेज का ट्रांसलेशन करवाया, कितना कॉन्सेप्ट निकल कर आया। पहला ईजे मार्क। नॉर्मली अगर है हो की बात होगी तब क्या लगाओगे, ईजे मार्क, लेकिन यहां पर मेन वर्ब नहीं रहेगा, नाउन रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, एडवर्ब रहेगा, लेकिन मेन वर्ब नहीं रहेगा। क्लियर है? अगर जा सकता है, जा सकती है, लेकिन जाना की इंग्लिश नहीं है, तब वहां क्या लगेगा, कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म। अगर आपका या जाता है, ये जाती, ये जाते हैं, है ना, जाना की इंग्लिश नहीं लिख सकते, तब वहां क्या रहेगा, हमारे साथ थर्ड फॉर्म। भाई ये चाहिए कि 8 कहानी मैंने बताया, पहले चाहिए को जिंदा करो। नॉर्मली चाहिए, नॉर्मल एडवाइस की बात हो तब शुड, जरूर चाहिए की बात हो मस्ट, कर्तव्य की बात हो ought, सामान की बात हो want। क्लियर है? सबको मुर्दा करो, मतलब मार दो। चाहिए था, तो चाहिए था के लिए शुड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जरूर चाहिए था या अवश्य चाहिए था, मस्ट है के साथ थर्ड फॉर्म। कर्तव्य की बात हो, चाहिए था, ought to have के साथ थर्ड फॉर्म। कोई सामान चाहिए था, वांटेड। क्लियर है? आपने एक तरह से 1 2 3 और इधर 8 8 3 11 दक्षिणा मैंने दे दिया, 11 कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब आप बताओ ध्यान से, अगर ये आपने 11 कॉन्सेप्ट समझा है, क्लियर है, क्या ये 11 कॉन्सेप्ट दूसरे पैसेज में अपना रूप बदल लेगा क्या? नहीं बदलेगा ना। अगर आपके फोन में कहीं कोई इस तरह का मैसेज लिखा है ईजे मार्क के साथ थर्ड फॉर्म, क्या वहां उसका मतलब दूसरा निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। इस तरह से आपको बनाकर लिखना है ट्रांसलेशन। हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम आपको किसकी हुई? मीनिंग की। प्रॉब्लम आपको किसकी हुई? मीनिंग की। तो भाई उसके लिए कहावत आप लोग सुने होंगे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता, इज मतलब है, देखो भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब हर चीज को ट्रांसलेट करके सीखा करो। जब मैं इंग्लिश बोलूं तब भी तुम ट्रांसलेशन करके सीखो। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, इज मतलब है, द मदर मतलब मम्मा है, मम्मी है, ऑफ इन्वेंशन मतलब आविष्कार की। तो जब तक हमें आवश्यकता लगेगी नहीं, हम कोई चीज डिस्कवर नहीं करेंगे। भाई इससे करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक तरह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास कॉन्सेप्ट के साथ क्या मिलेगा? मीनिंग। कॉन्सेप्ट के साथ क्या मिलेगा? मीनिंग। और भैया ये चीज तो खोजना ही पड़ेगा। जैसे जैसे हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस, आज आपने एक पैसेज की प्रैक्टिस किया तो आपको 11 कॉन्सेप्ट और मान के चलो कुछ मीनिंग नहीं पता होगी, आप सर्च करोगे, 2-4 मीनिंग आपको तैयार हुआ, 2 करोगे, 3 करोगे, जब 10 दिन 10 पैसेज लगातार करोगे तो आप बताओ ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा कि नहीं? यस सर। क्लियर है? आपको ये भी पता चलेगा, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी ग्रामर में पढ़ते हो वो सारा यूज भी तो होगा। भैया पहला लेवल समझ में आया? इसे आप लोग लिख लो और पहले से उतारिए। मैं 10 मिनट का टाइम दूंगा, सब लोग को इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्लियर है? एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं। देखो भारत एक प्राचीन देश है, इंडिया, इससे आपका पता है क्या, हम एक चीज और इंप्रूव कर रहे हैं, कंप्रीहेंशन पावर। मतलब एक ही बार में आप लोग कितना समझते हो और कौन कितना समझता है। जैसे इसी में कुछ बच्चे को बिना कोई दिक्कत के ट्रांसलेट कर लेंगे, कुछ होंगे एकदम जूझेंगे, अभी साला दिमाग का बताए रहे गुरुजी यार, प्रॉस्परस एकदम हालत खराब जाएगी, है ना। और कुछ होंगे भाई कहेंगे हे भगवान, वो एकदम हाथ जोड़ लेंगे, महाराज मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको करना है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। एक बार ध्यान से सुन लो, दिमाग में सेट लो। इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री, इट्स कल्चर, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, इट्स कल्चर इज वेरी प्रॉस्परस, वेरी रिच, वेरी गुड, कुछ भी लिख दो, है ना। यह देश अपने मेल, अरे इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। तो इट्स इम्पैक्ट या इट्स इम्प्रिंट कैन बी सीन इन मेनी कंट्रीज। हम ब्रह्मास्त्र पर सब बना रहे हैं, है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन को ट्रांसलेशन के ही पर्पज से कर रहे हैं, इसमें ग्रामर नहीं घुसे रहने तो ग्रामर के चक्कर में ना भाग जाएगा। क्लियर है?
आगे, यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। तो दिस कंट्री इज नोन फॉर हिज फेयर्स, टेम्पल्स। अरे सॉरी भाई, पाप हो गए, रुको धुलो। ठीक है, तो यहाँ भारत कोई इंसान तो है नहीं, भारत एक देश है ना, तो यहाँ इट्स होगा। तो दिस कंट्री इज नोन फॉर इट्स फेयर्स, टेम्पल्स, सेंट्स एंड फेस्टिवल्स। हमें इसे प्रदूषण से बचाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? बी शुड सेव फ्रॉम पॉल्यूशन। अब सुनो, हमें इसे प्रदूषण से बचाना चाहिए। है हो के लिए इज एम आर लगाना चाहिए। अरे चाहिए के लिए तो 4 मीनिंग बनाना चाहिए। शुड मस्ट आर्ट टू सामान के लिए वांट को लाना चाहिए। आगे सुन, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं के लिए कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन जाना जाता है या जाता है, ई जाती है, जैसे जाना जाता है के लिए इज नोन तेल लगाना चाहिए। आई मीन इसके साथ थर्ड फॉर्म सेंटेंस को बनाना चाहिए। 11 कॉन्सेप्ट आपको मेरे साथ सुनाना चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करिए। ओके आइए, है ना, पहले बताइए। अब मैं पूछ रहा हूँ, है, हो, हूँ के लिए क्या लगाओगे? लेकिन यहाँ पर मेन और फरार होना चाहिए। नहीं तो पता चले मेन बापू बैठा रहे घर में और तुम कांड कर रहे हो, है ना, सर्विसिंग हो जाए तो समझ गए। अच्छा, पहला क्लियर है ना। दूसरा, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते के लिए कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म, जाना या जाता है, ये जाती, ये जाती, या जाता हूँ, ये जाती हूँ, इसके लिए थर्ड फॉर्म क्लियर है। और चाहिए के लिए शुड, जरूर चाहिए, कर्तव्य की बात हो चाहिए, ought to, सामान चाहिए, चाहिए था, शुड है, चाहिए था, नॉर्मली चाहिए था, नॉर्मल डिवाइस शुड है, क्लियर है। जरूर चाहिए था, यहाँ थर्ड फॉर्म रहेगा, है ना। अच्छा, और ड्यूटी की बात हो, कर्तव्य, सामान चाहिए था, समझ में आया? बढ़िया। साथ में मीनिंग को धीरे धीरे याद करके तांत्रिक बाबा बनना चाहिए। चलो इसे लिखो जल्दी, इसे लिखिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों ने अभी जो है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस किया। अब दूसरा हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि इंग्लिश से हिंदी का प्रैक्टिस करेंगे कैसे होता है। जैसे यहाँ मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, यहाँ पर है डॉक्टर जॉनसन, मान लो ये कोई है, डॉक्टर जॉनसन was a scholar. Dr. Johnson was a scholar of England. Was a scholar of England. अब बनाना है इसका। आप बताओ, अब यहाँ पर देखो, एक चीज मैं बताऊं, सच बताऊं भाई, जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर मैं पूछूं दोनों में से आसान कौन है, तो आसान तो दोनों है, लेकिन जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है एक बच्चों के लेवल से। और भाई अगर आप ये बताओ, आप एग्री कर रहे हो, जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है, अभी आप लोग समझने पर फोकस करो, लिखो मत, समझने पर फोकस करो भाई। देखो, जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है ये इंटरेस्टिंग होता है कि नहीं? आर यू एग्री? अगर आप एग्री करते हो तब आपके लिए रीडर यानी कि लिटरेचर सेक्शन बिल्कुल इजी हो गया, आप खुद से भी कवर कर सकते हो। लिटरेचर यानी कि रीडर सेक्शन आपने खुद से कवर किया इंग्लिश टू हिंदी के हेल्प से, आपने उसको लिखा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के हेल्प से। तो इसलिए कभी भी आप लोग ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करना, दोनों साथ में करना। एक पैसेज
हिंदी टू इंग्लिश और दूसरा पैसेज इंग्लिश टू हिंदी। अगर आपको ना दिया रहे तो वही इंग्लिश वाला हिंदी में कर देंगे। क्लियर है ना? अब यहाँ जैसे इसको हमें करना, यहाँ डॉक्टर का मतलब डॉक्टर होगा, जॉनसन। एक चीज याद रखना, अगर किसी सेंटेंस में ये कैपिटल लेटर वाला आ जाए तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे डॉक्टर जॉनसन ये नाम है, डॉक्टर जॉनसन। वाज मीन्स होता है था होता है, तो डॉक्टर जॉनसन था। आई ए मतलब एक, ऐसे ट्रांसलेट किया करो, मजा आएगा। मीनिंग इससे मीनिंग की आवश्यकता लगेगी, वो तो याद करेंगे ना। अच्छा, स्कॉलर मतलब अब ये नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है। ऑफ मीन्स काकी के। और इंग्लैंड, अब देखो इंग्लैंड मतलब यहां मैंने क्या बताया, अगर सेंटेंस के बीच में कोई शब्द मिल जाए वो कैपिटल लेटर से शुरू है तो जनरली वो प्रॉपर नाउन होता है। याद रखना। अब यहाँ इंग्लैंड का मतलब मत निकालना, इंग्लैंड का मतलब अच्छा इंग्लिश वाली लैंड मतलब इंग्लिश लैंड मतलब धरती नहीं, इंग्लैंड देश है। क्लियर है? हाँ बोल सकते हो, हाँ अंग्रेजों वाली धरती, ठीक है। क्लियर है ना? तो अब आपको इसका मतलब नहीं पता है, इसका मतलब नहीं पता है, तो भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब जब आवश्यकता लगेगी तभी तो। अब इसी के लिए तो, इन्हीं सब के लिए तो हमें टीचर की जरूरत है। या जो है पहले वाले बच्चों के पास हमेशा एक डिक्शनरी हुआ करती, 10 रुपए वाली डिक्शनरी हमेशा रहती थी उनके बैग में। एक आती है, मेले में जाओ एक ले लेना, मेले वाले फायदा करवा देना। आता है इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, अभी भी आती है, 10 रुपए की मिलती है, ज्यादा महंगी नहीं है ना। और एक आता है आपके फोन में हिंदखोज डिक्शनरी, नेट नहीं रहेगा तब भी चल जाता है। आज मैं बता दूंगा वो कैसे चलता है। देखो मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तुम्हारी फायदा होगा, मैं बता रहा हूँ। आता है, उससे आपका आराम से ऑफलाइन सॉल्यूशन मिल जाता है। तो भाई अब डिक्शनरी की हेल्प आई। स्कॉलर का मतलब क्या होगा, तो स्कॉलर मीन्स होगा स्टूडेंट। हाँ, स्कॉलर मीन्स होगा प्यूपिल, शिष्य, विद्यार्थी। तो अब चाहे स्कॉलर बोलो, चाहे स्टूडेंट बोलो, चाहे प्यूपिल बोलो, जैसे हिंदी में पर्यायवाची होता है वैसे इंग्लिश में भी पर्यायवाची होता है, लेकिन इंग्लिश में इंग्लिश वाला नाम। अब इंग्लिश वाला नाम ये नहीं PRAY पर्याय, ये नहीं होता है, समझ रहे ना। इंग्लिश में नाम होता है सिनोनिम। इंग्लिश में नाम क्या होता है? अब ये तीनों आपस में क्या है? सिनोनिम। चाहे स्कॉलर बोलो, चाहे स्टूडेंट बोलो, चाहे प्यूपिल बोलो। क्लियर है? आप समझ में आया? तो आप इसका मतलब निकाल लोगे कि नहीं? देखो आपको एक में आवश्यकता लगी तो आप साइड में क्या बनाओ, फिर वही कॉन्सेप्ट वाला बनाओ, है ना। साइड में आपको क्या बनाना है, तो साइड में आपको एक कॉन्सेप्ट का सेक्शन बनाना है, और उस कॉन्सेप्ट के सेक्शन में भैया वाज का यूज करना है। वाज या वर किसके लिए आता है? बोलो, वाज या वर आता है था, थी, थे के लिए। लेकिन जब वाज या वर का मतलब था, थी, थे निकलेगा तब मेन वर्ब फरार रहेगा, गायब रहेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट रस्सी में बांध दो। बोलो क्लियर है? yes, क्लियर है? yes, तो डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड का विद्यार्थी था। गाली दे रहे का? गाली तो दे रहे। डॉक्टर जॉनसन इतने महान वैज्ञानिक, इतने महान विद्यार्थी। माई फादर वाज अ फार्मर, मेरा पिता एक किसान था। क्या कर रहे हैं? सम्मान कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। मतलब सम्मान के लिए, ध्यान देना, सम्मान के लिए यहां मतलब निकलेगा थे। ध्यान देना। महात्मा गांधी भारत के एक, महात्मा गांधी क्या थे बताओ? महात्मा गांधी भारत के एक महान नेता थे। महात्मा गांधी भारत के एक महान नेता था। ऐसा कभी सुने हो किसी को? तो मतलब वाज ठीक है, लेकिन जब सम्मान की बात आए तब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देना? थे लगा देना। चलिए अब यहां पर देखो भैया, क्लियर है? तो डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्यार्थी थे।
हाँ मत करना भैया। अब इसके बाद ये पहला हो गया, प्रॉब्लम कहां पर हुई, स्कॉलर पर। तो जहां प्रॉब्लम हो, जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तब उसको डिब्बा में बंद कर दो, कॉन्सेप्ट वाला साइड में लिखो, और डिब्बा का मीनिंग वही कहीं लिख दो, या जो अलग में आप साइड में ही लिखते चलो। इसका मतलब होता है विद्यार्थी। बोलो इतना क्लियर है ना? इसका मतलब क्या होता है, विद्यार्थी। अब इसके बाद अगर मान लो मैं आगे कहूं, ही रोड फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लैंड, यहां पर आगे लिखा है ही रोड द फर्स्ट, ही रोड द फर्स्ट डिक्शनरी, ही रोड द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। अब दूसरा सेंटेंस ये है, बताओ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? तो आप कहोगे ही मतलब उसने, ही मीन्स उसने, रोट मीन्स लिखा, रोट मीन्स क्या होगा, लिखा होगा। अच्छा, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो भैया कहीं भी अगर सेंटेंस में अकेले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, अगर सेंटेंस में कहीं भी अकेले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, वहां पर कहना आ बेटा, आ ई ए, आइए चाय पीजिए, लेकिन साथ में चीनी भी लाइए। क्लियर है? मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म किसका सेंस देगा, आ ई ए, या जो है ता था, ती थी, या जो ते का सेंस देगा। बोलो क्लियर है? तो राइट मीन्स लिखना, लेकिन यहाँ आ ई ए का सेंस, तो उसने लिखा द फर्स्ट, यानी कि पहली बार नहीं, पहली। डिक्शनरी मतलब, डिक्शनरी का मतलब शब्दकोश, डिक्शनरी मीन्स क्या होगा, शब्दकोश, और ऑफ मीन्स का, की के, और इंग्लिश मतलब इंग्लिश, उसने इंग्लिश, अरे इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी होगी भैया, बाकी इंग्लिश मीन्स इंग्लिश भी चल जाएगी, ठीक। उसने, देखो उसने लिखा, द फर्स्ट मीन्स पहली, डिक्शनरी मीन्स शब्दकोश, ऑफ इंग्लिश मतलब इंग्लिश की, उसने अंग्रेजी की पहली शब्दकोश, है ना, पहले शब्दकोश लिखा। तो अब आपको यहां से कॉन्सेप्ट क्या मिला, ये दूसरा कॉन्सेप्ट मिला, कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो उसका मतलब आ ई ए से निकलेगा, या ता था ती थी ते से निकलेगा। बोलो क्लियर है? पहला सेंटेंस, डॉक्टर जॉनसन वाज मींस थे, आ मतलब एक, स्कॉलर मींस विद्यार्थी, ऑफ इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड के, डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड देश के एक विद्यार्थी थे। ही मतलब उसने, रोट मींस लिखा, द फर्स्ट मींस पहले, डिक्शनरी मींस शब्दकोश, ऑफ इंग्लिश मींस अंग्रेजी की, उन्होंने अंग्रेजी की पहली डिक्शनरी लिखी, पहली शब्दकोश लिखा। क्लियर है? इतना समझ पाए? अब मान लो आगे सेंटेंस कंटिन्यू हो, और आगे सेंटेंस क्या है, ही वाज वेरी प्राउड। आगे क्या है देखो, ही वाज वेरी प्राउड, ही वाज वेरी प्राउड, और अभी है एंड did not consider anyone a scholar, and did not consider a scholar, and did not consider a scholar। इसके बाद में like himself। अब ये सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है, ध्यान दो, ये पूरा एक सेंटेंस। अब एक चीज और समझो आप लोग, है ना, जब आपको सेंटेंस बड़ा मिल जाए, क्योंकि जब आप रीडर सेक्शन पढ़ते हो ना, तब वहां पर कई सारे सेंटेंस बड़ा मिल जाता है। और भाई हिंदी में चलो हम ब्रह्मास्त्र अप्लाई कर देंगे, इंग्लिश में क्या अप्लाई करें, विश्वास्त्र, ठीक है। तो इंग्लिश में आप क्या अप्लाई कर दो, विश्वास्त्र अप्लाई कर दो, ऐसे चक्र बनाओ, है ना, और चक्र में एक एक से मार गिराओ, चक्र को चारों डायरेक्शन में भेज दो, है ना, चक्र को चारों दिशाओं में जाएगा। चक्र जो है किन दिशाओं में जाएगा भैया, चारों दिशाओं में जाएगा, और सफाई करते हुए चला जाएगा। मतलब आपको क्या करना, जब इंग्लिश में बड़ा सेंटेंस दिख जाए तो चक्र से पहले एक हाथ काट के फेंक दो, फिर दूसरा का फेंक दो, फिर बाल का टकला कर दो, ऐसे मजा ले लेकर मारो, है ना। जैसे मान लो किसी को तड़फा कर मारो, एक हाथ काट दो, कह दो अब दूसरे दिन दूसरा हाथ काटेंगे, जाओ तुम तब तक रो, परेशान हो,
फिर दूसरे दिन आओ। समझ पा रहे हो ना? तो मतलब आपको जब इंग्लिश में बड़ा सेंटेंस मिल जाए, या ऐसे समझो भाई, अंग्रेज लोग क्या थे हमारे देश के ऊपर, हम लोग को गुलाम बनाए थे ना, हम लोग को गुलाम बनाए थे ना। अंग्रेज लोग अगर गांव में आ जाए ना, हम कह रहे हैं भाई गांव के छोटे छोटे बच्चे भाई गुम्मा से मार देंगे उनको। मतलब सही है कि नहीं? एम आई राइट? मतलब छोटे बच्चे इतने भरे हैं कि अंग्रेजों की इतनी हिम्मत, हमारे ऊपर गुलामी करते थे, हमें गुलाम बनाए थे भाई। सच में हम करें कंचा की गोली से इतना मारेंगे मर जाएंगे वो लोग। मतलब समझ रहे हो ना? तो छोटा छोटा करके मारना बस। जब कोई बहुत बड़ा दिख जाए तो उसको कैसे मारना? दिमाग से मारना, छोटा छोटा करके मारना, प्लानिंग करके मारना, तोड़ तोड़ के मारना, तोड़ मरोड़ के मारना। क्लियर है ना? जैसे राम ने रावण को मारा तो कैसे मारा? डायरेक्ट नहीं मारा, पहले उनकी जिनके दम पर उनको घमंड था ना, पहले उन्हीं को मार दिया, और रावण को लास्ट में मारा। देखो बेटा, जिनके ऊपर घमंड था ना सबको निपटाए, तुम्हारा नंबर है, बताओ। अब अभी समय है, चाहो तो माफी मांग लो। लेकिन रावण के आम ब्रह्म लंकेश तो कहे ठीक है महाराज, आज से जो तुम लंकेश नहीं स्वर्गेश हो जाओगे। क्लियर है? चलो, तो अब यहाँ पर जैसे ये सेंटेंस बड़ा दिख गया भाई, छोटा छोटा करते, तो ही मतलब हुआ, वाज मतलब थे कि था, थे, है ना? अच्छा, बेरी मतलब बहुत, प्राउड मतलब घमंड या गर्व, घमंडी नहीं सेंस निकलेगा यहाँ प्राउड का मतलब, तो है ना? उनको जो है बहुत गर्व था, उनको बहुत गर्व था, या ये सेंस भी नहीं निकलेगा। अब करो नहीं, उनको गर्व था, वो बहुत घमंडी थे, नहीं, ये भी। यहां प्राउड का सेंस निकल रहा है स्वाभिमानी। ध्यान देना, अभी बता रहा हूं, यहाँ प्राउड का सेंस किससे निकल रहा है? स्वाभिमानी से निकल रहा है। इसका मतलब अब देखो, स्वाभिमानी, स्वाभिमानी का एक सेंस आ रहा है घमंडी से भी निकलेगा, याद रखना। स्वाभिमानी, स्वाभिमानी, अपना ईमान रखने वाला। क्लियर है? तो वो ही मतलब वे, वाज मतलब थे, वेरी प्राउड मतलब बहुत घमंडी थे, बहुत घमंडी थे, या वे बहुत स्वाभिमानी थे, एक सेंस ये निकल रहा है। दूसरा, उनको बहुत गर्व था, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाज मतलब थे होगा, है ना? अब देखो, ये बहुत घमंडी थे, जैसे आपने इतना सेंस निकाला, अब आपको बैठा नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, आगे वाले को मारेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है? एंड, और डिड नॉट, और नहीं, कंसीडर मतलब बताते थे, कंसीडर मतलब बताना, और नहीं बताते थे। आई स्कॉलर विद्यार्थी, लाइक हिमसेल्फ, और अपने समान विद्यार्थियों को। देखो यहाँ शुरुआत में आते हैं, ही मतलब हुए, वाज मतलब थे। अभी जो एक कॉमन सेंस जो हम लोग का ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना, तो हम लोग का क्या निकल रहा है? ही मतलब वे, वाज मतलब थे, वेरी प्राउड मतलब बहुत घमंडी थे, बहुत स्वाभिमानी थे, उनको बहुत गर्व था, अभिमान था। एंड, और डिड नॉट, अब यहां पर आया डिड नॉट का यूज क्या होगा? डिड नॉट, देखो यही है, कहीं अगर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखता है तब सेंस यही निकलेगा। ध्यान देना, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निकलता है तब सेंस यही निकलेगा। और वो नहीं, कंसीडर मतलब होता है मानना, वो नहीं मानते थे। क्लियर है? आई स्कॉलर मतलब विद्यार्थी, लाइक मतलब जैसे, हिमसेल्फ मतलब जैसे वो है, मतलब वो इतना ज्यादा विद्यार्थी थे, विद्वान थे। यहाँ स्कॉलर का एक्चुअल में देखा जाए तो सेंस निकलता है विद्वान, मतलब जो बहुत बड़े विद्यार्थी होते हैं वो होते हैं स्कॉलर होते हैं। जो बहुत बड़े विद्यार्थी होते हैं वो क्या होते हैं? स्कॉलर होते हैं, उनको कहा जाता है। तो बताओ, ये चीज ही डिड नॉट कंसीडर मतलब वो नहीं मानते थे, डिड नॉट कंसीडर मीन्स नहीं मानते थे। स्कॉलर मतलब विद्वान या विद्यार्थी, लाइक हिमसेल्फ जितना कि वो, अब देखो पूरा सेंस निकल गया। वो इतना घमंडी थे कि किसी को अपने जितना विद्वान नहीं मानते थे, किसी को अपने जितना, लाइक हिमसेल्फ का मतलब क्या निकलेगा यहाँ पर? अपने समान, है ना? अपने समान विद्वान या अपने समान विद्यार्थी
वो किसी को भी नहीं मानते। समझ में आया? अब देखो यहां से क्या बात क्लियर हुआ, यहां से एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि जब आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो कई बार मोस्ट ऑफ केस में पता है क्या होता है, मोस्ट ऑफ केस में आपको कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, आपको मतलब तुरंत नहीं समझ में आता है, आगे वाले सेंटेंस से उसका मतलब निकालना पड़ता है। जैसे अभी जब मैं लिटरेचर बच्चों को पढ़ाता हूँ, रीडर सेक्शन पढ़ाता हूँ, तो कई बार सेंटेंस इतना कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना कि उस सेंटेंस का सेंस अच्छे से अगले वाले सेंटेंस के से क्लियर हो पाता है। तो सेम यहाँ जैसे अभी यहाँ क्लियर हुआ, ही वॉज वेरी प्राउड, मतलब वे बहुत घमंडी थे, क्लियर है। और ये बात कहां से क्लियर हुई, आगे वाले सेंटेंस, एंड डिड नॉट कंसीडर, और नहीं बताते थे, आई स्कॉलर, या नहीं मानते थे, कंसीडर मीन्स, अब देखो यहां सेंस ये भी निकला, नहीं मानते थे, आई स्कॉलर विद्वान, लाइक हिमसेल्फ मतलब खुद के समान, हिमसेल्फ मतलब खुद, हिमसेल्फ मीन्स खुद और लाइक मीन्स समान, तो खुद के समान विद्वान वो किसी को भी नहीं मानते थे। उनको इतना घमंड था ना, वो बहुत घमंडी थे और इतने घमंडी थे कि अपने समान किसी को विद्यार्थी नहीं मानते थे। अब यहां से इस सेंटेंस आपको दो चीज पता चला, एक तो ये पता चला अगर इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो रायता फैलेगा तो वहां पर आपको घबराना नहीं, हो सकता है उस सेंटेंस का मतलब आगे वाले सेंटेंस से मोस्ट ऑफ केस में क्लियर हो जाता है। क्लियर है भैया, समझ में आया? अब इसके बाद में क्या है, वन डे ही वॉज गेटिंग डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ अ कॉफी, यहाँ अगला सेंटेंस है ना, वन डे ही वॉज गेटिंग डाउन, ही वॉज गेटिंग डाउन, ये सेंटेंस है, वन डे ही वॉज गेटिंग डाउन from the roof of a coffee house, from the roof of a coffee, from the roof of a coffee house, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, आप the coffee house and Goldsmith who was a poet, and Goldsmith, अब यहां पर अभी भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। देखो प्रॉब्लम यहीं पर होगी जहां पर सेंटेंस बड़ा होगा, क्योंकि वहां पर बच्चे अक्सर क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। गोल्डस्मिथ आगे है, हाँ ठीक दिख रहा है। इसके बाद में हु वाज अ पोएट, अगला है हु वाज अ पोएट, अभी भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं, कॉमा लगा है, हु वाज अ पोएट, आगे है was climbing up the stairs, was climbing up the stairs, ये पूरा एक सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है भाई। देखकर सेंटेंस देखकर घबराना नहीं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर समझना। तो और समझते हैं, वन डे मीन्स क्या होगा, एक दिन, ही मतलब वे, वाज मतलब थे, लेकिन यहाँ गेटिंग है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो हम बिल्कुल था थी थे में नहीं जा सकते, इसका मतलब कुछ और निकलेगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि गेटिंग डाउन का मतलब क्या होगा, क्लियर है ना? यहाँ देखो गेटिंग डाउन, डाउन मीन्स नीचे, गेट मतलब पाना, तो नीचे पाना तो होगा नहीं, तो यहाँ गेटिंग डाउन मिलकर कुछ नया सेंस निकालेगा, है ना? और फ्रॉम मतलब से, द रूफ मतलब छत, ऑफ मतलब काकी के, अब कॉफी हाउस मतलब एक कॉफी हाउस से, क्लियर है, एक कॉफी हाउस है। तो देखो एक दिन ही वॉज गेटिंग डाउन, यहाँ गेटिंग डाउन का सेंस किससे निकल रहा है बताओ? डाउन मतलब नीचे, गेट मतलब पाना, लेकिन ऐसा तो सेंस नहीं निकल पा रहा है, तो इसका मतलब एक फ्रेजल वर्ब गेट डाउन मिलकर कुछ नया मीनिंग देने वाला है। तो यहाँ गेट डाउन मिलकर नया मीनिंग देता है चढ़ने का, चढ़ रहे थे, है ना? ये क्या कर रहे थे, चढ़ रहे थे। फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम मतलब से, और द रूफ ऑफ अ कॉफी हाउस का मतलब क्या होगा, कॉफी हाउस के छत से। अब ये क्या सेंस निकल रहा है, कॉफी हाउस के छत से। अब बताओ, अब यहाँ पर फिर देखो कॉफी हाउस के छत से,
उतर रहे थे कि चढ़ रहे थे? एक मिनट बताओ, एक मिनट मैं अभी यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो फ्रॉम का यूज होता है से के लिए, इसका मतलब वो कॉफी घर में थे, अब कॉफी घर से वो क्या कर रहे हैं? उतर रहे हैं। यहाँ पर क्या सन से निकलेगा? उतरना से। अब भैया समझे? वैसे अब एक चीज, कभी कंफ्यूजन हो ना तब डाउन, डाउन का मतलब नीचे, तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा? एक दिन वे, है ना, कॉफी हाउस के छत से, यानी कॉफी हाउस के फर्श से, कॉफी हाउस के घर से उतर रहे थे। अब यहाँ पर छत का मतलब किससे सन से निकलेगा? बोलो। कॉफी हाउस के छत से, या कॉफी हाउस के जो सीढ़ी बनी थी, जो उतरने के लिए, कॉफी हाउस से जो उतरने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी, वहां से वो, अब देखो ये सेंस जाता है। अब यहाँ पर आपको कॉमन सेंस लगाना है, यहाँ पर आपको क्या लगाना है? कॉमन सेंस। तो आप क्या कहोगे? एक दिन वे कॉफी हाउस के, है ना, या कॉफी के घर से, या कॉफी की सीढ़ियों से होकर उतर रहे थे। मतलब कॉफी, क्या बोलूं, कॉफी हाउस के छत से नीचे की तरफ बनी हुई सीढ़ियों से उतर रहे थे। एंड, और, एंड मीन्स और, गोल्ड स्मिथ, और तभी, देखो जी कैपिटल में, और तभी एक सुनार, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, और तभी एक सुनार, हु मतलब जो, वाज मतलब था, अ पोएट मतलब जो कि एक कवि था। तभी इनको कौन मिलता है? तभी इनको एक सुनार दिखता है या मिलता है जो कि एक कवि था, है ना। वाज, ये उतर रहे थे, ध्यान से समझो, वाज मीन्स यंग, गेटिंग डाउन, ये उतर रहे थे, और तभी, एंड, और उसी समय। अब यहाँ उसी समय सेंस आपको कॉमन सेंस निकालना होगा। एंड, और उसी समय, गोल्ड स्मिथ एक सुनार, हु वाज अ पोएट जो कि एक कवि था, वाज मतलब था क्लाइंबिंग अप, अप मतलब चढ़ना, अप मतलब ऊपर, तो क्लाइंबिंग अप का मतलब ऊपर, यानी कि वो ये कॉफी हाउस के घर से जा रहे थे, लेकिन वो सुनार 10 स्टेयर्स, मतलब वही है, मैंने क्या बताया, कॉमन सेंस से निकालना है ना, सीढ़ियों से होकर वो कॉफी हाउस में जा रहा था। समझ में आया? मतलब क्या हुआ, एक दिन वह कॉफी हाउस के छत से नीचे की तरफ बनी हुई सीढ़ियों से उतर रहे थे। एंड गोल्ड स्मिथ, और उनको एक सुनार मिला, और उनको एक सुनार मिला, वो सुनार जो कि एक कवि था, वो सीढ़ियों से होकर चढ़ रहा था, या सीढ़ियों से होकर चढ़ते हुए कॉफी हाउस की तरफ जा रहा था। समझ में आया? ये सीढ़ियों से उतर रहे हैं, इनको रास्ते में एक सुनार मिला, वो क्या कर रहा है? सीढ़ियों से क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो, जॉनसन वाज वेरी फैट, जॉनसन वाज वेरी फैट, अगला सेंटेंस इसी में है। इसमें क्या भैया, देखो, जॉनसन, एक मिनट, जॉनसन वाज वेरी फैट, जॉनसन वाज वेरी फैट, ठीक। अभी सेंटेंस आगे है इसमें, सो गोल्ड स्मिथ, सो गोल्ड स्मिथ, सो गोल्ड स्मिथ से, है ना, सो गोल्ड स्मिथ यहां पर सेड होगा, सो गोल्ड स्मिथ सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी द वे, प्लीज गिव मी द वे, ये कहानी अब ध्यान से समझो, ये नरेशन वाला है। अब यहां पर देखिए, हाँ, अब ये कंप्लीट हुआ। अब ये पूरा एक सेंटेंस है, अब इसका मतलब निकालो। जॉनसन, चूंकि जॉनसन जो थे, वाज मीन्स थे, जॉनसन मीन्स, जॉनसन वाज मीन्स थे, वेरी मतलब बहुत, फैट मतलब मोटे, देखो तुरंत सेंस निकल गया। तो जॉनसन बहुत मोटे थे। आप इसको ऐसे भी सेंस के अनुसार, चूंकि या जैसा कि, अपने हिसाब से नमक मिर्च ऐड करना है, जैसा कि जॉनसन बहुत मोटे थे, सो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, अभी कल बताया गया था कंजंक्शन, इसलिए गोल्ड स्मिथ सुनार ने, सेड मीन्स कहा, सुनार ने कहा, प्लीज कृपा करके, गिव मतलब दो, मी मतलब मुझे, द वे मतलब रास्ता, कृपया मुझे रास्ता दो। मतलब कोई मोटा आदमी आ रहा है, तुम पतले से जा रहे हो, तो क्या करोगे? ऐसे हल्का सा मतलब समझे कि नहीं,
जैसे कोई मोटा आदमी है, तुम जाते हो तो हल्का सा से जाओ महाराज, पहले तुम जाओ, नहीं दब जाएंगे और समस्या हो जाएगी। क्लियर है ना? इस तरह से पूरा पैसेज का आप देखिए यहाँ पर जो मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किया, आप बताओ, दिमाग लगाओ, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया, कुछ बहुत आसान था, कुछ बहुत ही कठिन है और कुछ है कॉमन सेंस के अनुसार निकल रहा है। तो जब आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे, है ना, अगर आपको मीनिंग पता है, ठीक है, थोड़ा आपके अंदर पेशेंस है, तो आपके लिए रीडर सेक्शन यानी ट्रांसलेशन और लिटरेचर वाला बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग करते हैं, देखो, डॉक्टर जॉनसन वाज ए स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्यार्थी थे या विद्वान थे। अब देखो पूरा पढ़ने के बाद ये क्लियर हुआ, यहाँ विद्यार्थी कहना कम उचित है, विद्वान कहना ज्यादा सही। ये तो सेंस के अनुसार क्लियर होता है। आगे देखिए, ही रोट द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। उसने इंग्लिश की पहली डिक्शनरी, अंग्रेजी की पहली शब्दकोश लिखा। क्लियर है? ही वॉज वेरी प्राउड, उन्हें बहुत घमंड था और उन्हें इतना, अब यहाँ सेंस के अनुसार जाना है, यहाँ बहुत का सेंस सो से लिया जाएगा। उन्हें इतना घमंड था एंड डिड नॉट कंसीडर, कि वो मानते ही नहीं थे, कि वो मानते ही नहीं थे, आ स्कॉलर विद्वान लाइक हिमसेल्फ, अपने समान किसी को भी विद्वान नहीं मानते थे। उनको इतना घमंड था कि वो सोचते थे कि मेरे जितना कोई विद्वान नहीं है। उनको इस बात पर, अब आप लोग अपने हिसाब से कह दो, सेंस सही निकलेगा। उनको इस बात पर घमंड था, अभिमान था कि उनके जितना कोई विद्वान नहीं है। तो कंसीडर मतलब इस चीज को मानते नहीं थे कि उनके जितना कोई विद्वान। समझ में आया? आगे, वन डे, एक दिन, ही वॉज गेटिंग डाउन, वो उतर रहे थे, है ना, फ्रॉम द रूफ ऑफ अ कॉफी हाउस। एक दिन वो कॉफी हाउस के घर से, है ना, या कॉफी हाउस से, हाउस के छत से नीचे की तरफ बनी हुई सीढ़ियों से उतर रहे थे, है ना, एंड गोल्ड स्मिथ, और उसी समय एक सुनार, हु वाज अ पोएट, जो कि कवि था, वाज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, वो भी सीढ़ियों से उतर रहा था, अरे सॉरी, सीढ़ियों से चढ़ रहा था। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट मिला, अगर आप ध्यान दिए हो तो, यहाँ पर वाज गेटिंग अप, यहाँ पर वाज या वर के साथ, है ना, अगर आपका क्या जाता है, वाज या वर के साथ में, वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, तब ये कौन सा टेंस होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। बताओ, ये टेंस का यूज हो गया, रहा था, रही थी, रहे थे, यही वाला तो आ रहा है। देखो यहाँ भी यही वाला यूज हुआ है, वाज के साथ आईएनजी, और कहाँ गया, यहाँ भी यूज हुआ है। क्लियर है ना? ये चीज उतर रहे थे। फिर जॉनसन वाज, ये देखो वाज, एक बार पढ़ लियो, हमेशा के लिए हो गए कि नहीं? वाज मतलब थे, वेरी फैट मतलब जॉनसन बहुत मोटे थे, इसलिए। अब ये जो आया आपका सो, ध्यान से समझो, ये जो सो आया, ये क्या है? कंजंक्शन है। सो का मतलब होता है रीजन बताने के लिए। अब कंजंक्शन को मैं अलग से करवा रहा हूँ, पूरा लिस्ट बनवा रहा हूँ। क्लियर है? तो ये जितना कॉन्सेप्ट है, जितना यूज है, ये सब ट्रांसलेशन में लपेट जाएगा। कभी कंजंक्शन, कभी प्रेपोजिशन। अब जैसे यहाँ फ्रॉम, कहाँ गया? ये फ्रॉम, ये क्या प्रेपोजिशन है? फ्रॉम का यूज से के लिए किया जाता है। जब एक एक पूरा पढ़ा देंगे ना, तब पूरा आप लोग एकदम रिलेट करोगे। क्लियर है? आप लोग एकदम रिलेट, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। अगर उसका आपको जैसे ये पूरा डीपली पढ़ना है, तो भाई उसके लिए मैं बार बार कर रहा हूँ, 3 से 4 आपका क्लास है ना, वहां पर एकदम मास्टरी बनोगे। लेकिन यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, यानी कि वेरी वेरी स्पेशल क्लास में मैं पढ़ाऊंगा नहीं, वेरी वेरी स्पेशल क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा, आपको रियलाइज कराऊंगा। अगर आपको जैसे लगता है नहीं यार मुझे करना चाहिए, नहीं काफी सारी चीजें मिस हो जा रही, तो आप वहां पर ऑलवेज वेलकम, फॉरएवर वेलकम। क्लियर है? तो सो का मतलब इसलिए। अच्छा बताओ, सो के जगह और क्या क्या लिखा जा सकता था? हेंस, देयरफॉर, बताओ क्या क्या? हेंस, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन। हेंस, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन, सो। इतना चीज लिखा जा सकता है। अगर हेंस लिखा होता तब भी इसलिए का सेंस निकलता, है ना। देयरफॉर लिखा होता तब भी इस तरह सेंस निकलता। चलो आगे, यहाँ गोल्ड स्मिथ सेड, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया, मतलब आप, तो कहना, कहा,
कहा गया। तो ये क्या होगा, गोल्ड स्मिथ ने कहा। प्लीज मतलब कृपया करके। अब ये कौन सा सेंटेंस है आपका, इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस डिटेल से पढ़ लोगे, बढ़िया एडवांस लेवल का डिटेल से, तो बताओ देखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा इंपरेटिव सेंटेंस है। और प्लीज का मतलब कृपया, गिव दीजिए, मी मीन्स मुझे, कृपया मुझे दीजिए, कृपया मुझे दो। द वे का मतलब जगह दो, रास्ता दो। क्लियर है, समझ में आया पूरा एकदम क्लियर। यहाँ पर हम लोग को कॉन्सेप्ट कितना मिला, एक ही मिला, वाज या वर वाला। दूसरा क्या मिला, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तीसरा ये आपका मिला वाज या वर। यहाँ पर आपको 3 ही मिला, लेकिन 3 के साथ अगर देखा जाए तो आपको प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट मिला। आपको और क्या मिला भाई, और देखा जाए तो आपको प्रेपोजिशन यानी कि सो मिल गया। जैसे अरे प्रेपोजिशन नहीं, कंजंक्शन। सो का यूज इसलिए कि, सो का यूज किसके लिए किया जाता है, इसलिए के लिए किया जाता है। अब आपको एनालिसिस करना, इसलिए के लिए और क्या क्या यूज कर सकते हैं, बोलिए। इसलिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, हेंस यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, देयरफॉर यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, दैट्स द रीजन यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, दैट्स द रीजन। और क्या यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई यूज कर सकते हैं। अब ये चीज आपको आना चाहिए, है ना, दैट्स व्हाई। इसके बाद आपको और क्या मिला था बताइए, एक और मिला है। हाँ वो है आपका कंजंक्शन के रूप में क्या मिला है, फ्रॉम मिला है। तो फ्रॉम की बात करें तो क्या होगा, FROM। अब बताओ फ्रॉम के लिए, फ्रॉम का यूज किसके लिए किया जाता है, से। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है से के लिए और क्या यूज किया जाता है, तो से के लिए सिंस भी यूज किया जाता है, से के लिए फॉर भी यूज किया जाता है, से के लिए टू भी यूज किया जाता है। लेकिन इन सब में अंतर होगा, तो सारा अंतर आपको पता होना चाहिए। हाँ सो का मतलब वो भी होगा, लेकिन यहाँ वो भी का सेंस नहीं निकल रहा है, यहाँ सो का मतलब इसलिए का सेंस निकल रहा है। क्लियर है ना। अब जब ये पता रहेगा तब आप एनालिसिस करोगे, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज एक बताऊं क्या मिल रहा है, जहां से इंग्लिश कठिन हो जाती है, ये मिल रहा है। और ये सीधा मिल रहा है फ्रेज, वाक्यांश। फ्रेजल इंग्लिश कठिन होती है। अब पूछो क्यों। गेट मतलब पाना, डाउन मतलब नीचे, लेकिन यहाँ दोनों मिलकर, है ना, जब दो शब्द मिलकर या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द निकालते तब जनरली वो क्या होता है, फ्रेज होता है। फ्रेजल इंग्लिश कठिन हो जाती है ना, फ्रेज वाला। जैसे गेट आउट, गेट मतलब पाना, आउट मतलब बाहर, बाहर पाना, लेकिन गेट आउट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। तो ये फ्रेजल इंग्लिश कठिन हो जाती है। यही वजह है कि इंग्लिश ज्यादा कठिन वो मानी जाती है जिनमें ज्यादा फ्रेज का यूज किया गया हो। तो जब आप सीखोगे तो आपको फ्रेज भी मिलेगा। अब देखो जैसे आपने पूरा प्रैक्टिस किया है ना, आप ग्रामर बढ़िया अच्छे से पढ़ रहे हो। अब देखो आपको समझ में आएगा यार, जो मैं ग्रामर पढ़ रहा हूं मेरा कोई बेकार नहीं जा रहा है, सब यूज हो रहा है। मैं बकायदा अच्छे से एनालिसिस कर पा रहा हूं चीजों का। कर पा रहे हो कि नहीं, वेरी का यूज बहुत के सेंस में हो रहा है आपका। तो इस तरह से आप जब आप दो तरीके का ट्रांसलेशन करोगे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो इंग्लिश टू हिंदी करोगे तो जितना ग्रामर के रूल आज तक जो आप सीख रहे हो दिन प्रतिदिन या नहीं सीख रहे हो, तब आप सीखना भी शुरू कर दोगे। आपको लगेगा नहीं यार सीखना जरूरी है, क्योंकि हर हफ्ता अगर मैं आपको रियलाइज करा दूंगा तो आपको ये बेकार तो नहीं है ना। लेकिन अभी तक क्या दिमाग में रहता था, अबे भाई परीक्षा टाइम पे याद कर ले बस हो जाएगा, है ना। लेकिन अब वो चीज नहीं आया, अब तुम्हें ये आया यार सीखने के लिए। अभी मोबाइल के मैसेज का एक ट्रांसलेट किया जाएगा, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, ओके करना।